मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि सारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट के पास ये चैनल का लिंक पहुंच सके और जो ऑडिट का फ्री बैच शुरू है उसका फ़ायदा उन्हें भी हो सके। तो हमारी पढ़ाई शुरू है ऑडिटिंग एंड एथिक्स की फॉर सीए इंटरमीडिएट। दिस इज अ रेगुलर बैच, दिस आर रेगुलर बैच वीडियोस एप्लीकेबल फॉर जनवरी 2025 एग्जाम्स। चैप्टर नंबर 3 हमारा शुरू है पढ़ाई में, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको जाके आप देख सकते हो। और अपना सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल साथ में रख लेना, ऑन स्क्रीन नोट्स दिखेंगे और उसे से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब देखो, चैप्टर नंबर 3 हमारा शुरू है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल उस चैप्टर का नाम है हमारा। इस अभी हम देखते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 10 दैट इज ऑडिट अप्रोच इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इसको कंप्लीट पढ़ लिया है। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग टॉपिक नंबर 11 के ऊपर फोकस करेंगे। टॉपिक नंबर 11 का टाइटल है डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। बेसिकली देखो, डेटा मतलब क्या होता है। हमें एज एन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पीएनएल, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 5 चीजें आपके सेट ऑफ फाइनेंशियल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती है। अब इन पांचों सेगमेंट्स में यानी पीएनएल, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, नोट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरा का पूरा डेटा होता है। उस डेटा का नेचर क्या होता है? उस डेटा का नेचर होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का डेटा, यानी पैसों में गिनी गई इंफॉर्मेशन। जो भी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होगी उसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करते हैं और उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डेटा होता है इन जनरल एक फाइनेंशियल ईयर का होता है जो एक ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए दिया जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब जब आपके पास डेटा है तो उस डेटा का एनालिसिस करने के लिए जिस प्रकार की प्रोसीजर्स, जिस प्रकार की टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज आपको जरूरी होती है, उस कलेक्टिव टॉपिक को कहा जाता है डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। यानी ऑडिट करते समय जो भी फाइनेंशियल डेटा होगा उस डेटा का एनालिसिस करने के लिए हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स यानी सॉफ्टवेयर्स की, अलग अलग एप्स की मदद लेते हैं, एप्लीकेशंस की मदद लेते हैं और उसकी मदद से हम उस डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स, डेटा में किस प्रकार के ट्रेंड शुरू है, कौन सा डेटा किस पर्टिकुलर डेटा के साथ लिंक है, एक डेटा पॉइंट का दूसरे डेटा पॉइंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके हम मिसस्टेटमेंट या पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम ये जान सकते हैं कि ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट की कैटेगरी में डालना है या नॉन मटेरियल यानी इमटेरियल मिसस्टेटमेंट की कैटेगरी में प्लेस करना है। तो इस तरीके से हम डेटा एनालिटिक्स का हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के एक कॉम्बिनेशन यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की मदद से हम एनालिसिस करते हैं डेटा का और उससे हमारे ऑडिट ओपिनियन को शेप अप करते हैं। तो ये एक कलेक्टिव ओवरव्यू है आपके टॉपिक नंबर 11 डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट के बारे में। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। टॉपिक नंबर 2 हम पढ़ेंगे रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन ऑडिट। पहला में इंट्रोडक्शन, दूसरे में रोल, तीसरा कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में CAAT कहा जाता है। टॉपिक नंबर 4 एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन ऑडिट। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल, रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड इवेल्युएटिंग इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी। अब देखो इन 4 टॉपिक्स का मैपिंग किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले आपका ओवरव्यू मिलेगा यानी एक इंट्रोडक्शन पता चलेगा कि एनालिटिक्स का यूज ऑडिट में कैसे किया जाता है, यानी डेटा एनालिसिस ऑडिट में किस तरीके से किया जाता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन। दूसरा, अब ये जो डेटा एनालिटिक्स का एक फील्ड है उस फील्ड के नॉलेज को ऑडिट की प्रोसेस में हम लोग अप्लाई किस तरीके से, उसका क्या रोल होता है वो चीज हमें पता चलेगी। तो पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स पता चलेगा, तीसरा हमारा आएगा कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स यानी हार्डवेयर
प्लस सॉफ्टवेयर्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए सिस्टम का हम ऑडिट में किस तरीके से यूज करेंगे। चौथा पॉइंट हमें सीखने को मिलेगा एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन ऑडिट, यानी ये जो डेटा एनालिटिक्स की फील्ड है इसमें जो भी नॉलेज बेस है, जो भी टूल्स है, जो भी टेक्निक्स है, जो भी मेथड्स है, उसको हम ऑडिट की प्रोसेस में अप्लाई किस तरीके से करते हैं। तो यहां पर आपको पता चलेगा कुल मिलाकर 7 सेगमेंट्स में हमें डेटा एनालिटिक्स यूजफुल हो सकता है। पहला, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन, यानी डेटा के बारे में, डेटा का जो कंप्लीटनेस होता है उसके बारे में जानकारी हासिल हम डेटा एनालिटिक्स से कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स, अब मैन्युअली ऑडिट के सैंपल्स सिलेक्ट करने से अच्छा है कि हम सिस्टम ओरिएंटेड सिस्टम को बता दें कि इस पूरे के पूरे डेटा में से हमें सैंपल्स निकाल के दो, उन्हीं सैंपल्स को हम एज एन ऑडिटर चेक करेंगे। रिकॉम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, जो हम मैन्युअली जब चेकिंग करते हैं, टोटल करते हैं, तो कैलकुलेटर का यूज करते हैं या फिर अपने हाथ से लिख लिख कर टोटल करते हैं, इसमें टाइम कंज्यूम होता है। इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, सिस्टम में डेटा इनपुट डालो और वहां पे सम टोटल का फॉर्मूला लगा दो। उसके बाद में रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अगर कुछ इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस होंगे, कुछ डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशंस होंगे, कुछ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कैलकुलेशंस होंगे, तो ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप सिस्टम की मदद से यानी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स की मदद से आप परफॉर्म कर सकते हो। टॉपिक नंबर 5, एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज में बहुत सारी जर्नल एंट्रीज होती है, तो वहां पर आप डेटा एनालिटिक्स का यूज करके इन सारे जर्नल एंट्रीज का प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएटिंग इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज। अब यहाँ पर कंट्रोल मतलब क्या, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो हम डेटा एनालिटिक्स की मदद से ये भी जान सकते हैं कि कौन से कंट्रोल्स में, कौन से इंटरनल कंट्रोल्स में वीकनेसेस हो सकते हैं जहां पर पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है। तो इस तरीके से इन 7 जगहों पर मित्रों हम डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग द प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। पांचवा टॉपिक हमारा आता है इन चारों मुद्दों का एक छोटा सा प्यारा सा कंक्लूजन, यानी एक समरी टाइप हमने एक पैराग्राफ में इस पूरे जिस्ट को कैप्चर करने की कोशिश की है। छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो ये डेटा एनालिटिक्स का ब्लूप्रिंट, जो एक स्टेप वाइज ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट को हमने पढ़ लिया है ताकि हमारा परिचय इस टॉपिक के साथ हो जाए। अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे टॉपिक नंबर 11 में। चलो पहुंच गए हम डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट में। पॉइंट नंबर 1, Introduction to Data Analytics for Audit. In the modern digital landscape, businesses increasingly depend on IT systems and digital networks, resulting in a vast amount of data stored in these systems. यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते जाएंगी वैसे वैसे सारे बिजनेसेस में कंप्यूटर्स का यूज होगा, कंप्यूटर्स के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज होगा, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज होगा। जैसे मैं अभी ये वीडियो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पुराने समय में फेस टू फेस लाइव बैच का ही एक ऑप्शन था, फिर धीरे धीरे मोबाइल्स आए, फिर धीरे धीरे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स आए जो वीडियो शेयर करने में हमारी मदद करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते चले जाती है। तो अभी एकेडमिक जर्नी में भी, यानी जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनके लाइफ में भी, जो व्यक्ति, जो ह्यूमन बीइंग्स लेक्चर्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनके जिंदगी में भी, और जो मार्केट में सप्लाई करते हैं यानी सप्लाई चेन में काम करते हैं, ऐसे परवेजिवली यानी एंड टू एंड सारी प्रोसेसेस में कुछ हद तक या कुछ प्रोसेसेस में कंप्लीट ऑटोमेशन हो जाता है, यानी पूरे के पूरे बिजनेसेस जो है उनकी आईटी डिपेंडेंसीज बढ़ रही है। बस यही एक फैक्ट वाला स्टेटमेंट यहां पर बताया गया है। In the modern digital landscape, businesses increasingly depend on IT systems and digital networks. दो चीजें यहां पर बताई गई है। डिपेंडेंसी कहां पर बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स एंड डिजिटल नेटवर्क्स के ऊपर, रिजल्टिंग इन अ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन दिस सिस्टम्स। मतलब आईटी सिस्टम्स, डिजिटल नेटवर्क्स एंड डेटा, ये 3 बातें हमारे ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। पॉइंट नंबर 2, डेटा एनालिटिक्स रेफर्स to processes, tools and techniques used to analyze large volumes of electronic data to derive meaningful insights. अभी जैसे एक सिंपल आपके आंखों के सामने एग्जांपल में देता हूं, जैसे हम डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट, अगर ये वाला टॉपिक हम हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में अगर देखें तो आपको क्या मिलेगा, पेज नंबर
3.61 के ऊपर आपको टॉपिक नंबर आपका मिलेगा 11, जो है आपका डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। अब यहां पर आप देखो पूरा पैराग्राफ वाइज प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है, 2 पैराग्राफ्स है और उसको कुछ बाद में कुछ आपके पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स प्रोवाइड किए गए। इस पैराग्राफ के अंदर किसी भी तरीके का कोई हेडिंग नहीं दिया गया, कोई पॉइंट वाइज रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है कि हम ये कंफर्टेबली कह सकते हैं कि दिस इज अ रॉ डेटा। अब इस डेटा का एनालिसिस करके, इसका स्टडी करके, इसको हमें एक प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। अब वो कैसे होगा? अब ये एक बार आप फिर से आपके स्क्रीन पर इस पैराग्राफ को देखो। इसी डेटा का जब हमने एनालिसिस किया, इसी डेटा में जब हमने की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया, उन की पॉइंट्स को समझा, उन की पॉइंट्स को लैंग्वेज दी, तब आपको डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट वाला जो टॉपिक है उसमें हेडिंग नंबर 1, 2 एंड 3 इस तरीके से एनालाइज्ड कंटेंट मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ट्रांसफॉर्म होके जब हम फाइनल हमारे नोट्स में पहुंचते हैं तो हमें मीनिंगफुल डेटा मिलता है, एनालिसिस मिलता है, हमें इंसाइट मिलती है कि इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में क्या इंफॉर्मेशन दी है। अब इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा आसानी हमें होगी इन तरीके की नोट्स को ध्यान में रखने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें की पॉइंट्स इसमें पता है। अगर हमारे दिमाग में की पॉइंट्स हम कैप्चर कर सके, यानी उसे रिवाइज कर सके, उसे समय पर याद कर सके, तो एग्जाम में हम प्रॉपरली अपनी लैंग्वेज में उस हेडिंग्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है वो लिख सकते हैं और उस पर मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि अगर आपको हेडिंग ही याद ना आए तो उसके अंदर का टॉपिक भी आपको याद नहीं आएगा। तो बेसिकली क्या हो गया? डेटा एनालिटिक्स। अब यहाँ पे मैंने मेरा दिमाग प्लस कंप्यूटर सिस्टम्स, इन दोनों का यूज करके पीडीएफ फाइल्स यूज होती है, उसके बाद में वर्ड फाइल यूज होती है, एक्सेल शीट यूज होती है, प्लस इंटरनेट का यूज होता है, करेक्ट। तो इन कंप्लीट सिस्टम्स का यूज करके मैंने एक बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर बनाया है। सेम चीजें आपको आपके सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, सेम आप इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, सेम चीजें आप सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स में नोट्स प्रिपेयर करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी क्या हो गया? एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल, मेरी डिपेंडेंसी जो है वो आईटी सिस्टम्स, डिजिटल नेटवर्क्स एंड डेटा, इन तीनों के ऊपर है। अब आईटी सिस्टम्स मतलब क्या? मुझे इंटरनेट की जरूरत है, मुझे कंप्यूटर की जरूरत है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है तो मेरा कैमरा लैपटॉप में कनेक्ट होना चाहिए। लैपटॉप में मुझे मेरे जो टैबलेट है उसकी स्क्रीन प्लस कैमरा में जो फीड होता है वो सारी चीजें एक साथ रिकॉर्ड करनी है। प्लस ये जो बैनर मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, इस इमेज को भी मुझे इंसर्ट करके रखना है और ये कलेक्टिवली मुझे एक ही वीडियो में, एक ही फ्रेम में प्रोडक्शन करना है वीडियो का। तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स लगेगी। अगर मेरे इकोसिस्टम में एक भी सॉफ्टवेयर या एक भी हार्डवेयर कंपोनेंट गायब हो जाता है तो मेरी एफिशिएंसी, मेरा इफेक्टिवनेस पूरा का पूरा हैम्पर हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आईटी डिपेंडेंसी। अब डिजिटल नेटवर्क्स, अब मुझे ये चीजें अगर पब्लिक डोमेन में रखनी है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, यहां पर मैं अपना कंटेंट होस्ट कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे YouTube के सर्वर्स तक पहुंचने के लिए एक डिजिटल नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। अब मेरा टेलीकॉम ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है, जियो हो सकता है, बीएसएनएल हो सकता है, या फिर जो हमारे लोकल केबल नेटवर्क्स होते हैं वो लोग हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया? मुझे नेटवर्क यानी पाथवेज की जरूरत पड़ेगी। अब जो मेरा डेटा है वो डेटा मेरी खुद की पर्सनल कैपेसिटी जो है वो 1 TB, 2 TB, 10 TB, मैक्सिमम 10-15 TB तक हो सकती है, क्योंकि मैं उतना उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे रेगुलर बेसिस के ऊपर डेटा होस्ट करने के लिए HD फॉर्मेट में वीडियोस को होस्ट करना है तो मुझे बड़े सर्वर्स यानी बिग स्पेस की जरूरत पड़ेगी। यानी TBs में मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा डेटा स्पेस लगेगा। अब ये इजीली मैं अपने प्राइवेट सर्वर पर रखूंगा तो उन प्राइवेट सर्वर्स का एक्सेस देने के लिए मुझे एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स किसने सॉल्व कर दिए? YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स ने। उन्होंने क्या किया? एक कंप्लीट इकोसिस्टम रेडी की। अब मैं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा अपलोड कर सकता हूं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा वहां पे व्यू कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? कंप्लीट डिपेंडेंसी। उन्होंने एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाई विद द हेल्प ऑफ आईटी सिस्टम्स, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल नेटवर्क्स,
जहां पर हम डेटा स्टोर करते हैं और जब चाहे उसको रिट्रीव करके व्यू कर सकते हैं। तो ये जो डेटा एनालिटिक्स होता है, अब डेटा एनालिटिक्स में आपको यूट्यूब पर क्या क्या एनालिटिक्स दिखता है, यहां पर आपको एनालॉजी ड्रॉ करनी है, इन्फरेंस, यानी एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को हमें अपने ऑडिट के ऊपर सुपर इम्पोज करके देखना है। अब जैसे आप यूट्यूब एनालिटिक्स होता है, यूट्यूब के एनालिटिक्स में आपको क्या दिखेगा, कितने लाइक्स है, कितने शेयर्स हुए हैं, कमेंट सेक्शन में आप देखोगे कि पॉजिटिव कमेंट्स है, नेगेटिव कमेंट्स है, न्यूट्रल है, इंप्रूवमेंट वाले, सजेशन वाले कमेंट्स है, किस तरीके के कमेंट्स है, ये सारे चीजें देखोगे। फिर अगर आप कोई एक्सटेंशन या फिर जो आपका वेब ब्राउजर होता है वहां पर आप कोई एक्सटेंशन यूज करते हो तो वो आपको पूरे चैनल के एनालिटिक्स बता देगा, कितने व्यूअर्स है, उनका जेंडर क्या है, उनका एज ब्रैकेट क्या है, ये सारा एनालिटिक्स आपको मिल जाएगा। ये पॉसिबल क्यों होता है, ये पॉसिबल होता है आईटी सिस्टम्स प्लस डिजिटल नेटवर्क्स की वजह से। ठीक है मित्रों, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मैंने आपको कंटेंट की दुनिया से रिलेटेड डेटा एनालिटिक्स की बात की। अब सेम डेटा एनालिटिक्स का जो सिद्धांत है, जो बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, उसको अगर हम निकाल के ऑडिट के ऊपर इंपोज करते हैं, तो हमने एक एग्जांपल देखा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल प्लस हमारे जो नोट्स है वो, तो डेटा रिफाइन आप ज्यादा फास्ट तरीके से कर सकते हो। अब और एक इंफॉर्मेशन, जब आपके पास एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट की जो कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज का मतलब क्या है, उनमें कौन सी अमाउंट्स है, अगर लाइबिलिटी साइड है तो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, एसेट साइड है तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए नॉर्मल केसेस में। पीएनएल में आपका जो डेबिट साइड होता है वहां पे आपके खर्चे होते हैं, जो क्रेडिट साइड होता है वो इनकम होता है। तो ये जो पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम का लॉजिक है, इस लॉजिक को हम डेटा एनालिटिक्स की मदद से इस लॉजिक को हम डेटा एनालिटिक्स में सुपर इम्पोज करते हैं। बेसिक लॉजिक हमारा डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर यूज करता है, प्लस जो फाउंडेशनल लॉजिक है अकाउंटिंग सिस्टम का, उसी को बेसिस रख के वो सारा डेटा का एनालिसिस करेगा और हमें बताएगा कि अकाउंटिंग की दृष्टि से क्या क्या चीजें हमारे काम की है, क्या इनसाइट्स हमें मिलती है। अगर हम कंपनी लॉ के लिए उसे ट्यून अप करेंगे तो कंपनी लॉ में जो जो प्रोविजन है पीएनएल बैलेंस शीट से रिलेटेड, उसके बारे में एनालिटिक्स हमें मिलेगा, इनसाइट मिलेगा। सिमिलरली जिस तरीके का डेटा आपके पास है उस तरीके का एनालिटिकल सॉफ्टवेयर आपको बनाना पड़ेगा। अकाउंटिंग, उसके जैसे हमें पता है कि ऑडिट जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर वाला सब्जेक्ट है, यानी ऑडिट के लिए हमें बहुत सारे 10-12 सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे ऑडिट करने के लिए अकाउंटिंग का नॉलेज चाहिए, अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, हायर परचेज ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शन, पूरा का पूरा अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। देन डिपेंडिंग ऑन द एंटिटी, अगर कंपनी है तो कंपनी लॉ, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी है तो एलएलपी वाला जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, सोसाइटी है, एओपी है, बीओआई है, एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। तो जितने अलग अलग लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को एप्लीकेबल होंगे, तो वो सारा डेटा, वो सारा ब्रेन पावर, वो सारा लॉजिक हमें अपने एनालिटिकल सॉफ्टवेयर में पुटअप पहले करना पड़ेगा। यानी एनालिटिकल सॉफ्टवेयर में हमें पूरा डिजाइन करना पड़ेगा, सारा डेटा रखना पड़ेगा, बेसिक लॉजिक्स, फाउंडेशनल लॉजिक उसमें रखने पड़ेंगे, एंड देन जब हम डेटा उसे देंगे, उस फाउंडेशनल लॉजिक के बेसिस के ऊपर वो हमें एनालिसिस करने में मदद करेगा। तो ये एक बेसिक चीज होती है इंट्रोडक्टरी पोर्शन में। While data analytics offers substantial benefits to companies by enhancing profitability, customer service, competitive advantage, and operational efficiencies, auditors can also leverage these techniques to improve the audit process. अब ये जो businesses है, यानी कंपनीज, यानी यहाँ पर कमर्शियल बिजनेसेस की बात हो रही है, तो कंपनीज को किस तरीके की बेनिफिट्स होती है एनालिटिकल सॉफ्टवेयर्स की मदद से, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या इंप्रूव कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं और उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। यानी एनालिटिक्स जो है, डेटा एनालिटिक्स जो है, वो हमारे सिस्टम्स की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने में हमें मदद कर सकता है। तो इन 3 पॉइंट्स में आपको ये सारी बातें बताकर एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 2 को पढ़ते हैं, जहां पर हमें पढ़ना है रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन ऑडिटिंग। यहां पर हमने डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, उसमें किस तरीके का काम होता है उसे समझा। अब रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन स्पेसिफिक ऑडिटिंग फील्ड में क्या रोल होता है, हमने पहला इंट्रोडक्शन ओवरऑल देखा, अब हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे ऑडिट के ऊपर।
Data analytics in auditing enables auditors to analyze large sets of data and obtain valuable insights that support audit evidence. ठीक है. Then, by using data analytics, auditors can gain better visibility into financial records, enhance the accuracy of their assessments and streamline the audit process. तो सबसे पहले पॉइंट में डेटा एनालिटिक्स की मदद से हमें क्या फायदा होता है कि जो बड़ा डेटा सेट होता है उसे हम स्मूथली कम समय में एनालिसिस कर सकते हैं. जब हम मैनुअल काम करेंगे तो हमें 100 एंट्रीज चेक करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन उसी का अगर हम सॉफ्टवेयर की मदद से एनालिसिस करेंगे तो विद इन अ ब्लिंक ऑफ सेकंड हमारा, विद ब्लिंक ऑफ एन आई, हमारा एनालिसिस हो जाएगा और वो सॉफ्टवेयर एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा. हाँ, लेकिन हमें ब्लाइंडली किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर भरोसा नहीं करना है, हमें उसमें से गो थ्रू करना पड़ेगा, उसका भी बेसिक एनालिसिस करना पड़ेगा. लेकिन जो समय मैनुअल प्रोसेस में लगता है सॉफ्टवेयर्स की मदद से वो एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है. तो पॉइंट नंबर 1 में रोल के बारे में आपको क्या पता चला? लार्ज डेटा सेट का एनालिसिस करने के लिए मदद होता है. एनालिसिस करने के बाद हमें डेटा में से वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती है. उस इंसाइट्स की मदद से हमें ऑडिट एविडेंस गैदर करने में मदद मिलती है. और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? टू गैदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. यानी डेटा एनालिटिक्स हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने में मदद करता है. सफिशिएंट मतलब क्वांटिटेटिवली ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है, एंड अप्रोप्रिएट मतलब उस ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी भी एकदम तगड़ी है, यानी वो ऑडिट एविडेंस एकदम क्रेडिबल है. पॉइंट नंबर 2, सॉरी. By using data analytics, auditors can gain better visibility into financial records. अब जैसे हम डायरेक्टली P&L बैलेंस शीट देखें तो हो सकता है कि हमें एकदम उसमें क्या ट्रेंड्स है, कौन सा ट्रेंड बढ़ रहा है, कौन सा ट्रेंड घट रहा है, कौन सा डेटा न्यूट्रली एकदम प्लेन चल रहा है, कहाँ पे फ्लक्चुएशंस है, कहाँ पे इरेगुलरिटीज है, ये हमें पता नहीं चलेगा. लेकिन जब हम उसका डीप एनालिसिस करेंगे तब ये बेसिक इंसाइट्स और डीप इंसाइट्स हमें मिलना शुरू होता है. By using data analytics, auditors can gain better visibility into financial records, enhance the accuracy of their assessments and streamline the audit process. Second point में role of data analytics हमें क्या पता चलता है? हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बेटर विजिबिलिटी यानी एक ट्रांसपेरेंसी जनरेट होती है, हम डेटा को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. दूसरा, एनहांस द एक्यूरेसी ऑफ देयर असेसमेंट, यानी जो आप असेसमेंट करते हो, जो आपका ओपिनियन होने वाला है, उस ओपिनियन की एक्यूरेसी आप बढ़ा सकते हो डेटा एनालिसिस की मदद से. देन स्ट्रीमलाइन द ऑडिट प्रोसेस, जो हमारा स्टार्ट से लेकर एंड तक ऑडिट का प्रोसेस होता है, उन पूरे स्टेप्स को हम एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, यानी स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 3 में रोल हमें क्या पता चलता है? This helps auditors identify risk and potential areas of concern more effectively, making the audit process more efficient and reliable. तीसरे में हमें पता चलता है कि जहां पर भी रिस्क है या फिर पोटेंशियल कंसर्न है, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है आइदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, ऐसे एरियाज को हम आसानी से और एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑडिट की प्रोसेस एफिशिएंट एंड रिलायबल बनेगी. यानी अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन ऑडिटिंग क्या है, तो आप क्या बताओगे? डेटा एनालिटिक्स की मदद से लार्ज डेटा सेट का एनालिसिस करने में मदद मिलती है. एनालिसिस करने के बाद हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती है. वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें मदद करती है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए. उसके बाद अगर डेटा एनालिटिकल टूल्स हमारे पास है तो हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में बेटर एंड ग्रेटर विजिबिलिटी मिलती है, जिसकी मदद से ट्रांसपेरेंसी उस डेटा की बढ़ जाती है. उसके बाद हमारा जो असेसमेंट होता है किसी भी बारे में, जो ऑडिटर का ओपिनियन होता है, उस ओपिनियन को हम एक्यूरेटली शेप अप कर सकते हैं. उसके बाद जो हमारी ओवरऑल ऑडिट प्रोसेस होती है हम उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं. देन पॉइंट नंबर 3 में हमें पता चला कि डेटा एनालिटिक्स की मदद से जो छुपे हुए ट्रेंड्स होते हैं, जो हमें मैन्युअली ऐसा इनिशियल डेटा व्यू करने के बाद नहीं दिखेंगे, वो डेटा एनालिटिक्स के बाद हमें पता चल जाते हैं. डीप इंसाइट्स हमें मिलती है. तो ऐसी डीप इंसाइट्स की मदद से हम रिस्क एंड पोटेंशियल एरियाज ऑफ कंसर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करके एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेके आ सकते हैं और इस
और जो हमारे हम जब रिस्क को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को रिड्यूस करते हैं, तो हमारा ऑडिट जो है वो एफिशिएंट एंड रिलायबल, यानी हमारा ऑडिट प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट होता है और हमारा ऑडिट ओपिनियन जो होगा वो रिलायबल होगा, यानी रीजनेबल एश्योरेंस हम जनरेट कर पाएंगे। तो मित्रों ये होता है रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन ऑडिटिंग। अब हम तीसरे मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है रिगार्डिंग कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स, यानी कंप्यूटर्स की मदद से आप ऑडिट में क्या क्या प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, द स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय ऑडिटर्स टू अप्लाई डेटा एनालिटिक्स प्रिंसिपल्स। अब यहां पर देखो, अप्लाई डेटा एनालिटिक प्रिंसिपल्स बोला गया है, यानी जो मैंने आपको बेसिक फाउंडेशनल सिद्धांत और प्रिंसिपल्स की बात की थी, जो लॉजिक की हमने बात की थी, जैसे YouTube एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से एनालिटिकल सॉफ्टवेयर का सिद्धांत अगर हम ऑडिट के डेटा के ऊपर लगाएंगे तो ऑडिट में भी वो हमें एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगा। YouTube जो है वो हमें कंटेंट का एनालिटिक्स देता है, एक स्पेसिफिक चैनल का एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। सिमिलरली अगर उसी एनालिटिकल टूल को उठा के हम ऑडिट के ऊपर अप्लाई करेंगे, सुपर इंपोज करेंगे, तो फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड इनसाइट्स हमें वो एनालिटिकल टूल प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर हम जब एनालिसिस की बात करते हैं तब यहां पर प्रिंसिपल्स यानी सर्टन फॉर्मूलाज की बात हो रही है। उस फॉर्मूला में आप जिस प्रकार का डेटा या उन प्रिंसिपल्स में आप जिस प्रकार के डेटा का इनपुट दोगे, उसी डेटा का एनालिसिस करके वो सॉफ्टवेयर आपको इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है। The specific tools and techniques used by auditors to apply data analytics principles are referred to as computer assisted auditing techniques, यानी CAAT यानी CAT किसे कहा जाता है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स किसे कहा जाता है। द स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय ऑडिटर टू अप्लाई डेटा एनालिटिक्स प्रिंसिपल्स। तो जब भी एक ऑडिटर डेटा एनालिटिक्स प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स, ऐसी सिस्टम को कहा जाता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। दीज टेक्निक्स इंक्लूड सॉफ्टवेयर टूल्स लाइक आइडिया। आइडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंटरैक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस। ये जितने भी बिग फोर्स है उन सारे बिग फोर्स में ऑडिट के लिए इस प्रकार का आइडिया वाला सॉफ्टवेयर यूज होता है। एंड दूसरा सॉफ्टवेयर आपका आता है ACL, जो है ऑडिट कमांड लैंग्वेज। ये दो प्रकार के टूल्स यूज होते हैं टू एनालाइज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डेटा स्टोर्ड इन IT सिस्टम्स। यानी जब भी आप ऑडिट करोगे किसी बिग फोर में अगर आप जाते हो या बड़े फर्म में आप जाते हो जिनके पास इनफ से भी ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, तो वो लोग आइडिया और ACL का यूज करते हैं। जो जनरल एकदम छोटी फर्म्स होती है, जो मीडियम फर्म्स होती है, वहां पर आपको ये सॉफ्टवेयर्स नहीं मिलेंगे। वहां पर आपको एक्सेल में ही आपका जो भी फॉर्मूला होगा वो करना पड़ेगा, या फिर आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा उसी में जो भी आपके रेशियो एनालिसिस या फिर एनालिटिकल टूल्स होंगे उसी को आपको यूज करना पड़ेगा। दीज आर द बिग बॉय टॉयज। ठीक है, जो बिग फर्म्स होती है उनके पास इस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, इनके लिए पैसा पे करना पड़ता है। लाइसेंस खरीद के हम इन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 2, CAATs facilitate various audit functions such as testing controls, conducting substantive test and performing data analysis। तो ये जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स है ये हमें किन चीजों में मदद करती है? अलग अलग ऑडिट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हमें ये मदद करती है, जैसे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यानी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जब हम उनका टेस्टिंग करते हैं तब हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। देन कंडक्टिंग सब्सटेंटिव टेस्ट, यानी जब हम एक्चुअल डेटा का एनालिसिस करेंगे तब हम इसका यूज कर सकते हैं। देन परफॉर्मिंग डेटा एनालिसिस, जब हम पूरा का पूरा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे, एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, एंड जो भी पोटेंशियल वीकनेसेस है, पोटेंशियल एरियाज ऑफ कंसर्न है, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तब हम कैट को यूज कर सकते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है, प्लस इंस्टीट्यूट में ये जो आइडिया है एंड ACL है इसका फुल फॉर्म नहीं दिया गया, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट्स में रेफरेंस के लिए आइडिया और ACL का फुल फॉर्म प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारे 3 टॉपिक अभी पूरे होते हैं इस छोटे से टॉपिक में। कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं? डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। मैंने आपको इंट्रोडक्शन सिखा दिया अच्छे से, मैंने आपको रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर करके अच्छे लैंग्वेज में आपको समझा दिया, एंड नाउ वी हैव जस्ट फिनिश्ड विथ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। ये क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक नंबर 4 में, जो है
Applications of data analytics in audit. Data analytics can be applied in numerous ways within the audit process, enhancing the auditor's ability to evaluate and test financial data. Some key applications include, अब यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक बात बताना चाहता हूँ. एक क्रिकेट का एग्जाम्पल हम लेते हैं. क्रिकेट की टीम में अलग अलग प्लेयर्स होते हैं. कोई बैट्समैन होता है, कोई विकेट कीपर होता है, कोई ऑलराउंडर होता है, कोई स्पिनर होता है, कोई फास्ट बॉलर होता है. ठीक है, तो उनके अलग अलग रोल होते हैं. जो प्योर बैट्समैन है उसका पूरा फोकस रहेगा कि वो एकदम ओपनिंग एंड मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो होते हैं वो प्योर बैट्समैन होते हैं. फिर उसके बाद में हमारा ओपनिंग पेयर जो होती है नंबर 1 2 3, दीज आर प्योर बैट्समैन. देन हमारा मिडल ऑर्डर आता है. उस मिडल ऑर्डर में इन जनरल या तो प्योर बैट्समैन हो सकते हैं या फिर आपके ऑलराउंडर प्लेयर्स होंगे. एंड देन हमारा आता है टेलेंडर बैट्समैन, यानी जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स होते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज्यादा विकेट गिर गए तो उन्हें भी बैटिंग करने के लिए आना पड़ता है. तो सिमिलरली जैसे एक क्रिकेट की टीम में या किसी भी स्पोर्ट्स की टीम में जो अलग अलग प्लेयर्स खेलते हैं उनकी कुछ स्पेशलिटीज होती है. वो किसी काम में एक्सपर्ट होते हैं, किसी काम में मीडियोकर होते हैं. सिमिलरली जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स का जो कोडिंग किया जाएगा, जो प्रोग्रामिंग किया जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कौन से डेटा एनालिटिक्स के काम में एक्सपर्टीज के साथ आपकी मदद करेगा. एक ही सॉफ्टवेयर हम सारी चीजों में नहीं घुसा सकते. अगर आपको ऑलराउंडर सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपको उस सॉफ्टवेयर को उस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. इसीलिए मैंने आपको ये क्रिकेट वाली एनालॉजी दी कि जो टीम होती है उसमें अलग अलग प्रकार के टूल्स एंड प्लेयर्स होते हैं. सिमिलरली जो ऑडिट होता है, ओवरऑल ऑडिट में बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा होता है. 4 प्रकार का डेटा होता है. कौन सा? इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी. तो इन 4 प्रकार के डेटा में भी सब कैटेगरी होती है. आपका जो इनकम वाला पोर्शन है उसमें ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम. एक्सपेंसेस में आपके क्या क्या चीजें होगी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस आएगा. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस है, जितने भी ओवरहेड्स है, वो आने वाले हैं. प्लस जब आप लाइबिलिटी साइड में आओगे तो आपको 3 मेजर कंपोनेंट्स मिलेंगे. पहला कैपिटल, दूसरा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, तीसरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. अब कैपिटल में भी आपका इक्विटी कैपिटल रहेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा. उसके बाद में कोई अनपेड कैपिटल हो सकता है, शेयर कॉल्ड अप बट नॉट पेड अप हो सकता है. बहुत सारे अलग अलग टाइप का कैपिटल होगा. देन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आपके अलग अलग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होंगी, नेचर उसका अलग रहता है. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कोई टर्म लोन होगा, कोई मॉर्गेज लोन होगा. तो अलग अलग प्रकार के आइटम्स होंगे. सिमिलरली एसेट साइड में जब हम आते हैं तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स 2 कैटेगरीज होती है. फिक्स्ड एसेट्स में भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है. देन करंट एसेट्स में भी आपके डेटर्स होते हैं, आपका कैश एंड बैंक बैलेंस होता है, या फिर अदर छोटे छोटे आपके जो एसेट होंगे जो 1 साल के अंदर आपके पास आने वाले हैं, उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स. तो क्या होगा कि आपको इन 4 मेजर कैटेगरीज में जो सब सेट्स ऑफ डेटा होता है उनका एनालिसिस करने के लिए भी आपको आपके एनालिटिकल सॉफ्टवेयर को उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा. तो यहां पर ऊपर जो ये आइडिया एंड ACL कहा गया है, ये एक कलेक्टिव नाम है उस सिस्टम का. उस सिस्टम में भी अलग अलग आपके पास जोन होंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे. जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट के लिए 6 सब्जेक्ट्स है, 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स के 6 अलग अलग मॉड्यूल्स बनते हैं. उसमें स्पेसिफिक नॉलेज बेस इंस्टॉल किया गया है उस बुक्स में, उस स्टडी मटेरियल में. उसी में से आपका क्वेश्चन पेपर सेट होता है. करेक्ट. सिमिलरली एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल्स होते हैं. अब आप कौन सा मॉड्यूल अप्लाई करोगे, कौन से स्टेप में आपको अप्लाई करना है और उसमें से कौन सा डेटा एनालिसिस आपको करना है, इट विल डिपेंड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर. ठीक है. तो ये बेसिक चीज मैंने आपको एप्लीकेशन के बारे में समझा दी है. डेटा एनालिटिक्स कैन बी अप्लाइड इन न्यूमरस वेज विद इन द ऑडिट प्रोसेस. बहुत अलग अलग तरीके से हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं. एनहांसिंग द ऑडिटर्स एबिलिटी टू इवेल्युएट एंड टेस्ट फाइनेंशियल डेटा. अब ये सारा का सारा डेटा एनालिसिस हम करते क्यों है? हमारे ऑडिटर साहब जो है उनकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी ऑडिटर की एबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम डेटा एनालिटिक्स का यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट. कौन से प्रकार की एबिलिटी को एनहांस करना है? टू इवेल्युएट एंड टेस्ट फाइनेंशियल डेटा, यानी जो फाइनेंशियल डेटा है उसका इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग करने वाली कैपेबिलिटी को एनहांस करना है हमें विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स. पॉइंट नंबर 1, completeness of data and population. Data analytics helps auditors verify that the data used in testing
whether for controls or substantive audit procedures is complete and represent the full population of relevant transactions or records. This ensures the accuracy and reliability of the audit results. अब सबसे पहला जो है, जो हमारे पास डेटा या डेटा का जितना भी पॉपुलेशन है, अलग अलग मॉड्यूल्स में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, टोटल डेटा जो भी होगा, सबसे पहले ऑडिटर का कंसर्न क्या होता है कि मैनेजमेंट ने जो डेटा दिया है वो कंप्लीट है या नहीं, वो एक्यूरेट है या नहीं, वो रिलायबल है या नहीं। ये तीन क्वालिटीज हम चेक करते हैं। तो जो डेटा एनालिटिकल टूल्स है वो हमें डेटा के कंप्लीटनेस को चेक करने में मदद करता है। डेटा एनालिटिक्स हेल्प्स ऑडिटर वेरीफाई दैट डेटा यूज्ड इन टेस्टिंग वेदर फॉर कंट्रोल्स और सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स इज कंप्लीट। यानी जब भी कोई ऑडिटर टेस्टिंग प्रोसेस इनिशिएट करेगा, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का टेस्टिंग करेगा, उसके बाद में सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स यानी फाइनेंशियल डेटा का जब वो चेकिंग करेगा, तो ऐसे समय में इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड जो भी डेटा है प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी डेटा है वो कंप्लीट है या नहीं, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए, इसका असेसमेंट करने के लिए हमें डेटा एनालिटिकल टूल्स हेल्प करते हैं। दिस एंश्योर्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट रिजल्ट्स। जब हमारा डेटा कंप्लीट है तो हमारी ऑडिट की प्रोसेस जो होगी वो पूरे कंप्लीट ऑडिट के डेटा के बेसिस के ऊपर होगी। इसका मतलब क्या होगा कि हम कंप्लीट एंड एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा के ऊपर अपना ऑडिट ओपिनियन शेप अप करेंगे, तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं किस बात की, हमारे ऑडिट ओपिनियन की एक्यूरेसी की, और हमारा ऑडिट ओपिनियन ज्यादा रिलायबल हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, तो सबसे पहला हमें क्या पता चला, डेटा एनालिटिक्स हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं टू चेक द कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा। दूसरा, डेटा एनालिटिक्स हम कहां पे यूज कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स। अब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, अब हमें एक बात पता है कि जहां पर रिस्की एरिया है वहां पर हम डिटेल में चेकिंग करते हैं, और जहां पर कोई भी रिस्क नहीं है, एकदम सही तरीके से सब चीजें काम करती है, वहां पर हम सैंपल बेसिस पे चेकिंग करते हैं। तो जहां पर भी हमें सैंपल चेक करना है वहां पर हम डेटा एनालिटिक्स का यूज करके ऑडिट का सैंपल पूरे डेटा में से सिलेक्ट कर सकते हैं। Auditors can use data analytics to perform random sampling or systematic sampling of audit data, improving the efficiency and accuracy of sample selection. This is particularly useful for large data sets where manual sampling can be challenging and less reliable. तो सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम पूरे डेटा में रैंडम सैम्पलिंग या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सिलेक्ट कर सके। देन जब हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं तब हमें एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी के साथ सैंपल सिलेक्ट करना है, और जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है तो मैनुअल सैंपलिंग में एरर हो सकते हैं और मैनुअल सैंपलिंग इनएफिशिएंट होता है, इसीलिए हम सिस्टम की मदद से ऑडिट सैंपल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स तीसरी जगह पर कहां पर अप्लाई होगा, रिकॉम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस में। डेटा एनालिटिक्स अलाउज ऑडिटर्स टू रिकंस्ट्रक्ट ट्रायल बैलेंसेस फ्रॉम ट्रांजैक्शनल डेटा। यानी आप क्या करोगे, जो भी जर्नल एंट्रीज होगी या फिर जो भी आपके लेजर अकाउंट्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन आप किस डेटा को सिलेक्ट करते हो। जर्नल एंट्री को अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो उसके बेसिस के ऊपर आपके पास जो भी डेटा एनालिटिकल टूल होगा, आप जो आपका ट्रायल बैलेंस है उस ट्रायल बैलेंस को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शनल डेटा। यानी जो ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री बनी है उसी जर्नल एंट्रीज को सिलेक्ट करके आप फिर से ट्रायल बैलेंस का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो विद द यूज ऑफ डेटा एनालिटिकल सॉफ्टवेयर। और उसके बाद आप क्या करोगे, कंपैरेटिव स्टडी करोगे। मैनेजमेंट ने जो ट्रायल बैलेंस दिया है प्लस आपके सॉफ्टवेयर में आपने जो ट्रायल बैलेंस बनाया है, उनको आप कंपेयर करोगे साइड बाय साइड कि सब सही है या नहीं। ठीक है। Data analytics allows auditors to reconstruct trial balances from transactional data, enabling a detailed comparison of computed balances with the reported figures. यानी आपने जो नया ट्रायल बैलेंस बनाया है वो प्लस मैनेजमेंट ने जो रिपोर्ट रेडी किया है वो, उसका कंपैरेटिव स्टडी आप करोगे। This helps verify that the account balances are accurate and correctly reported. यानी फिर से accuracy, completeness and reliability checking के लिए हम data analytics यूज करते हैं। चौथी जगह कहां पर है, जहां पर data analytics का यूज होता है, re-performance of mathematical calculations. Auditors can use data analytics tools to verify calculations such as depreciation and bank interest by replicating the computations. यानी जो मैनेजमेंट ने डेटा दिया है, आप क्या करोगे, आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेशन करना है आप अपने सॉफ्टवेयर में अलग से करके देखो, एंड जो आउटपुट है उन दोनों को कंपेयर करो।
Auditors can use data analytics tools to verify calculations such as depreciation and bank interest by replicating computations. This enhances the reliability of financial statements by ensuring that calculations are accurate and comply with relevant accounting policies. उसके बाद पांचवी जगह जो है जहां पर हम डेटा एनालिटिकल टूल्स का यूज कर सकते हैं वो है एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज. डेटा एनालिटिक्स एनेबल्स ऑडिटर्स टू सिस्टमैटिकली एनालाइज जर्नल एंट्रीज. यहां पर आप क्या देखोगे, डेबिट क्रेडिट के रूल्स प्रॉपरली अप्लाई किए गए या नहीं, नरेशन बराबर लिखा है या नहीं, और ट्रांजैक्शन के सामने जो अमाउंट है वो डेबिट क्रेडिट में सही गई है या नहीं, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग सही तरीके से हुआ है या नहीं. ये आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हो, लेकिन जब बहुत सारा डेटा है तब सिस्टम की मदद से, हम एनालिटिकल टूल्स की मदद से जर्नल एंट्रीज का एनालिसिस कर सकते हैं. Data analytics enables auditors to systematically analyze journal entries, helping them identify unusual or suspicious transactions. तो डेटा एनालिटिकल टूल्स आपको एक बीच में लाइन मार देगा, दो कैटेगरीज बना देगा, रूटीन यानी रेगुलर ट्रांजैक्शंस, अनयूजुअल इररेगुलर ट्रांजैक्शंस. तो फिर इररेगुलर या अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जो है वो आपको डिटेल में चेक करने पड़ेंगे. This can include examining entries that deviate from normal business patterns, are posted at unusual times. यानी अगर कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कोई छाता बनाने वाली कंपनी है, कोई रेनकोट बनाने वाली कंपनी है, तो उनका बिजनेस कब होगा, उनका प्रोडक्शन कब होगा, ऑफ सीजन में. उनका मेन बिजनेस यानी रेवेन्यू कब जनरेट होगा, जब मानसून सीजन आएगा तब उनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू होगा. तो ऐसा अनयूजुअल टाइमिंग यानी जो इनकम के सोर्स है वो कब एक्टिवेट होते हैं, इन रेगुलर बिजनेस टाइमिंग, और इनकम के सोर्स कब कम हो जाते हैं. तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है रेवेन्यू में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम प्लस रेवेन्यू जनरेशन, टाइम प्लस एक्सपेंसेस, टाइम प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस, टाइम प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस, यानी समय के हिसाब से आप हर एक कंपोनेंट का पैटर्न निकाल सकते हो और वहां पर इररेगुलरिटीज आप एनालिटिकल टूल्स की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो. This can include examining entries that deviate from normal business transactions, are posted at unusual times or involve high risk accounts. जहां पर भी कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर रिस्की अकाउंट्स होते हैं, जहां पर भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पर रिस्की अकाउंट्स होते हैं, जहां पर भी एक अगर कॉन्ग्लोमरेट है, बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो जो इंटर कंपनी ट्रांसफर्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां पर रिस्की एरियाज होते हैं, क्योंकि वहां पर टैक्स इवेजन होने के चांसेस है, वहां पर इनकम को छुपाने के चांसेस है, बहुत सारा डेटा मैनिपुलेशन इंटरनल ट्रांजैक्शंस में हो सकता है. तो डेटा एनालिटिकल टूल्स की मदद से आप सारी जर्नल एंट्रीज का बिल्कुल एंड टू एंड एनालिसिस, पूरा इंसाइट हासिल कर सकते हो. पॉइंट नंबर 6, छठवीं जगह जो है जहां पर डेटा एनालिसिस यूज हो सकता है वो है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन. इन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड, डेटा एनालिटिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इन्वेस्टिगेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन. अब आपका जो डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है वो उतना ही स्मार्ट होगा जितना पास्ट ट्रांजैक्शंस का डेटा उसके पास है. जितना बड़ा डेटा सेट आपके पास होगा उतना ही स्मार्ट आपका एनालिटिकल टूल होगा. अब यहां पर जब हम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो अगर आपका कोई डेटा एनालिटिकल सॉफ्टवेयर है, अगर उसमें आपने फ्रॉड के ट्रांजैक्शंस का डेटा पहले से इनपुट नहीं किया है तो उसके पास मेमोरी ही नहीं है कि फ्रॉड के ट्रांजैक्शंस किस तरीके से कंडक्ट होते हैं, तो वो आपके फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर आपने 2000 3000 फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस किस तरीके से किए जाते हैं, उनका लॉजिक, उनका डेटा, उनका हिस्टोरिकल डेटा अगर आपके उस मॉडल के यानी डेटा एनालिटिकल मॉडल्स के में आपने इंस्टॉल किया है, तब जाके वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना के इन एग्जिस्टिंग डेटाबेस के बेसिस के ऊपर वो सारे डेटा पॉइंट्स को चेक करेगा और इनसे सिमिलर, इन 2000 या 3000 फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन जो है, इनसे सिमिलर पैरामीटर्स जहां पे उसको मिलते हैं उन ट्रांजैक्शंस को वो आइडेंटिफाई करा देगा. ठीक है, तो जो एआई टेक्नोलॉजीज है या फिर जो ऐसी एनालिटिकल टेक्निक्स है वो उतनी ही स्मार्ट होती है, वो उतनी ही एफिशिएंट होती है जितना बड़ा डेटाबेस उनके पास होगा. In cases of suspected fraud, data analytics plays a crucial role in investigating and identifying potential fraudulent transactions. Analytical techniques helps auditors detect anomalies and irregularities, patterns or inconsistencies that may indicate fraudulent activities. वो एकदम पिनपॉइंट नहीं बताएगा, लेकिन जो fraudulent transactions से के characteristics होते हैं, उनके जो पैरामीटर्स होते हैं, उनसे मिलते जुलते पैरामीटर्स अगर उसको इन करंट सिनेरियो में कहीं पे मिलेगा तो वो आपको उन ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए बताएगा. 7th प्लेस वेयर डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इज इवैल्यूएटिंग इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर.
Data analytics can be used to assess the impact of identified control deficiencies on financial statements. By analyzing the affected data, auditors can evaluate the extent to which these deficiencies impact accuracy and reliability of financial record. अब यहाँ पर हम क्या इवेल्युएट करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डेटा की एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, इसका एनालिसिस भी आप विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिकल सॉफ्टवेयर एंड टूल्स एंड टेक्निक्स की मदद से परफॉर्म कर सकते हो। फिर टॉपिक नंबर 5 जो है हमारा, वो इस पूरे टॉपिक का एक छोटा सा प्यारा सा समरी है, जिस्ट है, वो हम पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। The integration of data analytics in auditing significantly enhances the effectiveness and efficiency of the audit process. सबसे पहली बात हमें क्या पता चली, जो भी डेटा एनालिटिक्स है उसकी मदद से ऑडिट की जो ओवरऑल प्रोसेस है उस प्रोसेस की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। पॉइंट नंबर 2, by utilizing computer assisted auditing techniques and advanced analytical techniques, auditors can gain deeper insights into financial records, ensure data completeness and improve the accuracy of their assessments. तो दूसरा हम computer assisted auditing techniques की मदद से क्या हो सकता है, डीपर इनसाइट्स हमें मिलेगी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में, जिसकी मदद से हम डेटा का कंप्लीटनेस यानी डेटा की क्वालिटी इंश्योर कर पाएंगे। और जब हम क्वालिटी डेटा एनालिसिस करेंगे तब ऑटोमेटिकली हमारे जो ओपिनियन है, जो ऑडिट का असेसमेंट है, उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 3, these techniques not only streamline the audit process but also allow for a thorough evaluation of financial data, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू मोर रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट रिलायबल होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो रीजनेबल एश्योरेंस हमारे फाइनेंशियल डेटा के यूजर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं वो पर्पस हमारा फुलफिल हो रहा है। तो मित्रों, इस तरीके से ये आपका इस टॉपिक का कंक्लूजन है। आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 11 जो है डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट वो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बेसिक चीजें है, लेकिन हमारे ऑडिट से रिलेटेड कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, उस मतलब को एंड उस फील्ड का एक ओवरव्यू हमें ये पूरा का पूरा टॉपिक प्रोवाइड करता है। अब हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पर होता है समाप्त। इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है डिजिटल ऑडिट के बारे में। ठीक है, तो डिजिटल ऑडिट हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। जाने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।